सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ बेहद मशहूर शिक्षक अबुल मुजफ्फर सर हैं और आपको बता दें कि ये बहुत सारी संस्थानों से जुड़े रहे हैं, अंग्रेज़ी के शिक्षक हैं और ख़ास करके अंग्रेज़ी ग्रामर की अगर बात की जाए तो उनसे अंग्रेज़ी ग्रामर के बहुत मशहूर टीचर हैं और बहुत सारी संस्थानों से जुड़े रहे हैं। जैसे हम अगर बात करें, मेरे पास इनके बहुत सारे फहरिस्त हैं, लेकिन उनमें से कुछ जैसे करतार कोचिंग है और बैंकर्स अड्डा 24/7 का आपने नाम सुना ही होगा। साथ ही साथ आपको बता दें BSc क्लासेस में भी हैं, साथ ही महिंद्रा क्लासेस और बहुत सारी इंस्टीट्यूट से सर का लगाव रहा है। आज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात सर से हुई है तो हमने सोचा, चूँकि अंग्रेज़ी अगर बात की जाए आज के दौर में, अगर इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए जैसे पानी हवा की ज़रूरत है, वैसे ही अगर आप सोशलाइज होना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अंग्रेज़ी बहुत मस्ट है। और आप जानते हैं कि जिस तरह का कंपटीशन का दुनिया है, जिस तरह से प्रतियोगिताएं हैं, बग़ैर अंग्रेज़ी के आज के दौर में इंसान की कामयाबी नहीं हो सकती है। हमारे साथ सर हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सर, आप सबसे पहले तो आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बात अगर अंग्रेज़ी की जाए, वैसे तो भाषाएं, तमाम भाषाओं की अपनी अपनी एक कहा जा सकता है कि अहमियत है, लेकिन अंग्रेज़ी की अगर बात की जाए, आज ग्लोबलाइज जब से हुआ दुनिया, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी इस तरह से मस्ट हो गया है कि अगर आपके पास अंग्रेज़ी की नॉलेज नहीं है तो आप दुनिया भर में कहीं भी लोगों से मिल नहीं सकते हैं, उनकी संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं, उनको नहीं समझ सकते हैं। और ऐसे में चूँकि हमारा भारत, जहाँ का लिटरेरी रेट आज भी बहुत बेहतर नहीं है, और ख़ास करके अभी आप बिहार में हैं, और एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों को पहले बता दूं कि सर जो हैं बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो बंगाल से हैं, लेकिन इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो बिहार में गुजारी है। तो आप ये समझ लीजिए कि सर बंगाल से नहीं है सर एक बिहारी हैं। और चूँकि बिहारियों के बारे में एक बात कहा जाता है कि बिहारियों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, और ये एक ऐसी बातें हैं, कहा जा सकता है कि एक ऐसी बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ सर हैं और आपको अभी सर बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सर, जिस तरह से अंग्रेज़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है कि इसको किस तरह से देखने की ज़रूरत है और किस तरह से अंग्रेज़ी को हासिल करने की ज़रूरत है लोगों को? और सबसे बड़ी बात जो है वो है ग्रामर, जो आप जिस पे आप काफ़ी काम कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि ठीक है ना, ग्रामर नहीं आता है तो क्या होता है, हम अंग्रेज़ी बोल तो लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से दोनों में से कुछ नहीं हो पा रहा है। किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ नहीं? शुक्रिया। फिर से मैं बता दूं, मैं अबुल मुजफ्फर और करीब 12 से 15 साल से मैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूं। मैं थोड़ा आहिस्ता से बोलता हूं क्योंकि मैं खुद को अभी तक जी अंग्रेज़ी का एक स्टूडेंट मानता हूं। और बच्चे मुझे कहते हैं सर आप टीचर हैं, बट मैं कहता हूं कि मैं अभी भी इंग्लिश का स्टूडेंट हूं और ताउम्र पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहूँगा। ये तो सर आपकी बड़ाई है। वो कहते हैं ना कि हर इंसान को जीवन भर तो सीखना ही होता है। बिल्कुल सीखना है। आप जब तक जीते हैं तब तक सीखते रहते हैं। जी। और जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन समझिए कि आप ख़त्म हो जाते हैं जी। तो बहरहाल, तो मैं ये बता रहा था कि जिस तरह से अभी आपने वो सवाल किया कि अंग्रेज़ी कितना ज़रूरी है, वाकई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी सारी भाषाओं के साथ, दूसरे जितने लैंग्वेजेस हैं, मैं उनको यहाँ पर बराबर रखता हूँ। एक्चुअली इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन। उर्दू भी एक ज़बान है जो बोली जाती है, हिंदी भी एक भाषा है जिससे बातचीत की जाती है। तो लैंग्वेज जो है वो बातचीत का माध्यम है, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के ज़माने में क्या हो गया है कि हम कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स खोजते हैं। कहीं पर बात सही है, कुछ अच्छी जगहों पर जाने के लिए आपको लगता है कि वहाँ अगर वो बातें इंग्लिश में किया जाए तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है, आपके प्रेजेंटेशन होने के लिए आपके अंदर पहले प्रिपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो पहले से उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसी तैयारी का नाम है आपके इंग्लिश की प्रिपरेशन। मतलब यह है कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी रिच होनी चाहिए। और वोकैबुलरी आप सिर्फ
डिक्शनरी से सीख नहीं सकते। डिक्शनरी हम कंसल्ट करते हैं, डिक्शनरी सीखने की चीज़ नहीं है। सीखने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ लोग कहते हैं कि डिक्शनरी को रट लो। जी नहीं, एक मैं बता रहा हूँ, डिक्शनरी रटने की चीज़ नहीं है। डिक्शनरी दरअसल डाउट क्लियर करने की चीज़ है, जानने की चीज़ है। आपको कोई वर्ड ऐसा मालूम हुआ जो आपको नहीं पता है, तो आप उसमें वहाँ देखेंगे। उसे देखने के बाद उसका जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनलेस यू यूज, इट विल नॉट बी इन योर ओन वोकेबलरी। आपको अपनी वोकेबलरी में उसे शामिल करना है। जैसे अभी बातचीत करते करते मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, WARY, इसे कहते हैं वैरी। तो बहुत सारे लोगों के सामने जैसे ही वैरी वर्ड का यूज कीजिएगा, पहले सोचेंगे वरी बोल रहे हैं। वरी मतलब चिंता करना, ये वरी नहीं है, ये वैरी है। अब ये वैरी VARY वैरी से भी अलग है, ठीक है ना। तो WARY वैरी का मतलब होता है केयरफुल। अब बताइए, केयरफुल सब जानते हैं, सब जानते हैं। जहां पर भी कहीं इस्तेमाल करना हो कि ही इज वेरी केयरफुल, हम कभी नहीं बोलते ही इज वेरी वैरी। ही इज वैरी इन हिज एटीट्यूड, ही इज वैरी इन हिज अप्रोच। तो ये बातें जब हम नहीं बोलते हैं तो वैरी वर्ड नहीं आता है। इसका मतलब है सिर्फ डिक्शनरी से तो होगा नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। जैसे ही हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे वैसे ही हमें पता चलेगा कि हाँ, ये वर्ड हमारे पास आ रहा है। दूसरी बात, आप ग्रामर की बात कर रहे थे जी। देखिए, ग्रामर का बहुत दखल है आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में। बिल्कुल। व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, ऑफ कोर्स इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, बट व्हेन यू स्पीक उर्दू और हिंदी, क्या ये व्याकरण से खाली होता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ भी आप व्याकरण इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ भी उर्दू के कवायद का इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि ग्रामर सिर्फ अंग्रेजी में इस्तेमाल होती है? नहीं, ग्रामर का इस्तेमाल हर जगह होता है। और जो आजकल होड़ लगी है, होड़ इस बात की लगी है कि बस इंग्लिश बोल दो। सर, दिन दहाड़े अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। 30 दिनों में अंग्रेजी सीखिए, 60 दिनों में विद्वान बन जाएंगे इंग्लिश के। हाँ देखिए, ये आप कह रहे हैं कि अभी तक हम सीख रहे हैं। दरअसल ये है कि ज़माना बदल गया ना। अभी इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना है, बहुत जल्दबाजी है लोगों की, फ़ौरन चाहिए। आपको मैजिक देखना होता है, और मैजिक एक, अच्छा आप एक बात सोचें, जो लोग आपको मैजिक दिखाते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस जो है, उस मैजिक को दिखाने में उनका कितनी मेहनत है, कितना प्रैक्टिस है उनके पास। तो और आप मैजिक एक वक्त में फ़ौरन चाह लेते हैं, नहीं ना। हाँ देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है आप वेल प्रिपेयर्ड किसी बात के लिए तैयार होकर आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जैसा अभी हमारे साथ हो रहा है कि अचानक से किसी काम के लिए आप आ जाते हैं। तो इसके लिए भी देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड होता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन। अगर जो काम को आप करते हैं या कोई स्पीच देते हैं या कुछ करते हैं, उसे एक्सटेम्परे कहते हैं। एक्सटेम्परे, हाँ जी। और मतलब उसे कहिए आपकी ऑल ऑफ ए सडन आपकी तैयारी नहीं थी, अचानक से आप करने लगते हैं। तो ये एक दूसरी बात होती है। लेकिन हर चीज़ का रिजल्ट फौरन चाहना, ये दूसरी होती है। जब तक हम किसी चीज़ के डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसे हम उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखिए, एक बहुत इंग्लिश की बात हो रही है तो मैं एक छोटा सा एक लाइन और बताऊं। होता यह है, एक वर्ड होता है फास्ट। जी। फास्ट का मतलब होता है तेज, और तेजी से दोनों होता है ना। अगर आप किसी को कहते हैं ही इज अ फास्ट बॉलर, अब आप उसको तेज गेंदबाज कह रहे हैं, तेजी से नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर जब आप बोलेंगे ही बॉल्स फास्ट, अब ये फास्ट तेजी से हो गया जी। इसी को कई लोग क्या कहते हैं, फास्टली बोल देते हैं। कई बार आपने सुना होगा, ये बहुत जल्दी से अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं फास्टली बोलते हैं। तो फास्टली का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा। फास्ट एडजेक्टिव भी है, फास्ट एडवर्ब भी है। एक्चुअली जब हम किसी वर्ब के बारे में बताते हैं तो वहाँ एडवर्ब लगाते हैं, और जब हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं तो वहाँ एडजेक्टिव लगाते हैं। तो बॉलर जो है नाउन है, तो बॉलर के लिए क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। तब हम बोलते हैं ही इज अ फास्ट बॉलर। लेकिन अगर वो बॉल कर रहा है, गेंदबाजी कर रहा है, तो ये काम है, तब हम बोलते हैं ही बॉल्स फास्ट, मतलब तेजी से गेंद फेंकता है।
तो यही इस्तेमाल है। होता क्या है कि आपको किसी चीज़ को जानने के लिए काफ़ी डीप में और मेहनत से जानना होता है। और देखिए, हम लोग एक चीज़ को आजकल भूलने लगे हैं कि किसी भी चीज़ में एक अच्छे गुरु की बहुत अहमियत होती है। जैसे हम अगर किसी चीज़ को बहुत जल्दी में सीखना चाहें, बहुत सारी बातें हमसे छूट जाएंगी। तो ज़रूरी है कि आपने सुना होगा, लोगों से पहले ये कहा जाता था कि जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको 2 नंबर ऐसे ही ज़्यादा मिल जाया करता है। अच्छा, राइटिंग अच्छी किसकी होती है? जो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता है। तो स्पीकिंग भी किसकी अच्छी होगी? जो पढ़ने की प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा, जो पहले रीडिंग करेगा तब उसकी स्पीकिंग आएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि बगैर पढ़े पहले बोलना सीख जाए। मतलब हमें कोई कैप्सूल मिल जाए, वो इंग्लिश का कैप्सूल हो और उसे खाएं और यहाँ से अंग्रेजी बाहर आने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कई बार जब भी इंग्लिश ग्रामर की बात हो ना, तो किसी से एक बार पूछ लिया कीजिए कि भाई साहब ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। तो 10 में से 5 लोग शायद आपको GRAMMER कहेंगे। पूछ लें आप किसी 10 लोगों से। लेकिन ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR। अब देखिए, ग्रामर सीखने में पहले स्पेलिंग पर ही जोर दिया जा रहा है, तब ग्रामर के अंदर जाएंगे आप। तो कितनी बारीक बातें हैं। और इसे हम चाहते हैं कि 2 दिनों में, 3 दिनों में या 90 घंटे में हम सब कुछ कर लें। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। करने वाले कर सकते हैं और बहुत ज़हीन लोग कर भी सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में बहुत अच्छा करें, उनके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश को बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखा जाए और उसे अडॉप्ट किया जाए। मतलब जो आप सीखते हैं उसको प्रैक्टिस में लाइए। जो वर्ड्स आप सीखते हैं उसे बोलना शुरू करें। अभी आज मैं क्लास में डिस्कशन कर रहा था कि देखिए, मर्डर और असैसिनेशन 2 वर्ड होता है। मर्डर मतलब भी हत्या, असैसिनेशन का मतलब भी हत्या। तो दोनों में फर्क क्या होगा? किस हत्या को मर्डर कहेंगे और किस हत्या को असैसिनेशन कहेंगे? तो इसमें ऐसा है कि किसी की भी हत्या कर दी जाए वो मर्डर है। लेकिन अगर किसी राजनैतिक, बड़े पर्सनालिटी, हाँ, धार्मिक व्यक्ति की षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी जाए, कॉन्स्पिरेसी से, अब उसे मर्डर नहीं कहते, असैसिनेशन कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड, राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड। अब यहाँ इनके लिए मर्डर नहीं यूज होगा। तो यही सब बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग इस तरह से चलते चलते सीख लेते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बिहार में काम कर रहे हैं, अपने बिहार के बहुत सारे बच्चों से मुलाकात की होगी, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया होगा। बिहारियों को लेकर के एक स्टीरियोटाइप है समाज में कि खास करके बाहर के राज्यों में, कि बिहार के लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, उनकी अपनी भाषाएं जो हैं वो बहुत उन भाषाओं को वो बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि दे आर देहाती, देसी पीपल। तो इस तरह की सोच है। मैं बताऊं, लेकिन इसके पीछे जो वजह है, उन लोगों का जो नज़रिया है वो है भाषाओं में कुछ न कुछ कमियां तो हैं। जैसे आप हैं, आप जिंदा बोलते हैं, कुछ लोग जिंदा बोलते हैं। तो चाहे मैं भी बिहार से हूँ, यहाँ के समाज में यहाँ कहा जा सकता है कि जो पूरा का पूरा समाज है वो इसी तरह का है, जो इस चीज़ पर गौर नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि ज़रूरी और ज़रूरी बोला जाए? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का हर लैंग्वेज में दखल है जी। जैसे इंग्लिश को भी अगर आप बोल रहे हैं, है ना, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अगर आपका सही नहीं है तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल। उसी तरह से हिंदी के उच्चारण को अगर आप उच्चारण कहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और उर्दू के भी तलफ़ुज़ होने चाहिए जी। जिसका सही अदा होना ज़रूरी है। तो बिहारियों के लिए जो आपने वर्ड कहा, एक्चुअली होता यह है कि बिहार से बाहर जिन लोगों को बिहारी बोल के देखा जाता है, दरअसल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों से गए हुए वो लोग होते हैं जो कामगार होते हैं, बिल्कुल, मजदूरी करने चले गए हैं। और लोग बिहारी सिर्फ उन्हीं देख लेते हैं। बिहार में सिर्फ मजदूर नहीं रहते, बिल्कुल, हर तबका रहता है। तो अब
उतने छोटे से एक सेक्शन को देखकर पूरे बिहार का आंकलन करना, वही लोग सोचते हैं जिनका क्लास भी उसी हिसाब का होता है। ये इतने छोटे से सेक्शन को देखकर पूरे बिहार को आंकलन करना ये उचित नहीं है। 13 करोड़ लोगों को आप इस तरह से जी जी। और ऐसा ये सच है कि हर राज्य में हर मेधा के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, और ये प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण ये तो कल्चर से आता है। जिस जगह आप रहते हैं उसी चीज़ को आप अडॉप्ट करते हैं और वहाँ से सीखते हैं। तो आपके आसपास कैसी भाषा बोली जा रही है, किस तरह की ज़बान बोली जाती है, इससे डिपेंड करता है। इससे किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे। अब देखिए ना, जितने भी आईएएस टॉपर्स होते हैं या फिर आईएएस में ज़्यादा मतलब क्वालिफाई करने वाले बिहारी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, चूँकि बिहार में आप देखते हैं कि बिहार में बिहार बोर्ड जो है खास करके काफ़ी बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को अगर देखा जाए, खास करके बिहार का जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी संस्थानें जो हैं वहाँ पर क्लासेस उस हिसाब के नहीं। हालांकि अभी उसे सुधारने की कोशिशें हो रही हैं, कब तक उनमें ये लोग कामयाब होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि चूँकि बिहार में अंग्रेज़ी को उस हिसाब से लोग नहीं देख रहे हैं, और इसका खामियाजा ये होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे 12वीं के बाद या 10वीं के बाद जब बाहर निकलते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। अभी के जो बच्चे या जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, या जो लोग भी तलाश रहे हैं इस चीज़ को कि आखिर कैसे शुरुआत किया जाए, क्योंकि गाँव में आज भी शिक्षक नहीं हैं, जो शिक्षक हैं शायद वो कैपेबल नहीं हैं, या जो भी दोनों तरफ से कमियां हैं, इन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, और कैसे एक आम सा लड़का, एक आम सा बच्चा जिसे अभी अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, शायद वो ए फॉर एप्पल ही बोलता है, ए फॉर एबनॉर्मल नहीं बोल सकता है, वो कैसे अंग्रेजी को डेवलप करे और किस तरह से अंग्रेजी में आगे बढ़े। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हाँ, ये तो कम से कम दूर दूर तक बैठे हुए वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल, ये जिज्ञासा ज़रूर रहती है कि अंग्रेज़ी को कैसे सुधारें। ठीक है, वो बात है कि उन तक टीचर पहुंच नहीं पा रहे हैं, या वो टीचर तक जाकर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये अलग है, ये एक मजबूरी होगी। लेकिन देखिए, बगैर टीचर के अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से सीखना ये शायद बहुत कठिन होगा। लेकिन फिर भी सीखने से पहले की जो तैयारी है वो आप घर बैठे कर सकते हैं जी। हाँ, बेस जो बनाया जा सके। उसके लिए क्या है कि देखिए, सबसे पहले रोज़, मैं फिर इस पर जोर दे रहा हूं कि रोज़, कोई एक दिन या हफ्ते में 2 दिन ऐसा करने से नहीं होगा। आप रोज़ इंग्लिश पढ़ने की आदत डालें। अच्छा ठीक है, मैंने एक लाइन कह दिया, रोज़ इंग्लिश पढ़ने की आदत डालें, तो क्या पढ़ें? पढ़ने में जो आपके पास सबसे आसान इंग्लिश की किताब है, जिसे लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, आप वो पढ़ें। जी। किसी भी किताब को जब आप उठाकर पढ़ेंगे, आपको ऐसा 1-2 वर्ड, 4 वर्ड ज़रूर मिल जाएगा उस पेज में जो आपको नहीं मालूम है, जो आपको नहीं मालूम है। जी। वही 4 वर्ड की आपको ज़रूरत थी। देखिए, हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग है। आपसे अगर ये कहा जाए कि आपके लिए अंग्रेजी का कौन सा वर्ड मुश्किल है, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, जो आपको नहीं आता है। और मुश्किल से मुश्किल वर्ड जो दूसरों के लिए है, अगर वो आपको आता है तो आपके लिए आसान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मुश्किल है वो आपको खोजना है। तो आप कोई भी एक आसान किताब लेकर, जो आपके लिए आसान है, पढ़ें, और रोज पढ़ें। जब आप रोज पढ़ेंगे तो आपके रोज 2-4 करके वर्ड आपके पास आने शुरू होंगे जो आपके लिए मुश्किल है। तो जैसे जैसे आपकी मुश्किल आसान होगी, और ये वर्ड आपको आसान कैसे होगा, आप एक डिक्शनरी रखें और उन वर्ड्स को डिक्शनरी में देखें, नोटबुक में उसे नोट करें, और फिर बीच बीच में उसे खोल कर देखें कि आपने कौन कौन से वर्ड नोट किए हैं। दिन में एक बार ख्याल करें कि अच्छा, आज 4 वर्ड कौन से पढ़े थे। हाँ, एक तो था इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसका क्या मतलब होता था, बहुत ज़रूरी। हाँ, और एक वर्ड क्या था, आपको याद नहीं आ रहा, जाके फिर से नोटबुक देखें, देखिए अच्छा हाँ ये सब था, ठीक है ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे आपके जहन में वो बातें आएंगी। अच्छा, एक और ज़रूरी बात बता दें। अच्छा, ये बताइए कि आप जब आप वर्ड्स याद करते हैं तो आपके दिमाग में जो वर्ड याद रहते हैं किस फॉर्म में रहते हैं, आपको पता है? आपके पास कुछ वर्ड याद हैं,
वो तो हमेशा मुझे लगता है एक सेंटेंस होना चाहिए, एक उस हिसाब से। नहीं, मान लीजिए एक वर्ड है, मान लीजिए एक वर्ड है प्रोफिशिएंट, जी जिसे हम कहते हैं पारंगत। जी। तो इफ समबडी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो प्रोफिशिएंट एक वर्ड है, तो ये प्रोफिशिएंट वर्ड आपके दिमाग में कैसे, अच्छा छोड़िए उसे, ब्यूटीफुल। तो ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है इंग्लिश का, ये आपके पास किस तरह से सुरक्षित है, आपके दिमाग में कैसे है? ब्यूटीफुल का बी ई ए अलग अलग है क्या? जब सब मिलके आता है तब ब्यूटीफुल होता है? नहीं। आपका दिमाग जब किसी वर्ड को याद रखता है उसे पिक्चर में याद रखता है। बिल्कुल। पिक्टोग्राफिक मेमोरी है आपकी, आप हर चीज को पिक्चर में याद रखते हैं। तो ब्यूटीफुल पूरा का पूरा वर्ड आपके पास है। तो याद रखने का तरीका क्या है? उसे देखिए, रटिए मत, देखिए, ताकि उसकी तस्वीर स्नैप खींचिए, वो आपको पूरा का पूरा वर्ड एक साथ याद आएगा। समझ में आ रहा है? इमेजेस देखिए, आप अंदाज कीजिए, आपसे अचानक अभी कहें कश्मीर, पूरा कश्मीर याद आएगा? हो सकता है कोई पहाड़ दिखने लगे आपको, कश्मीर की वादियां नजर आ रही है ना जी। सब कुछ पिक्टोग्राफिक होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें याद करते वक्त उन्हें बार बार देखना जरूरी है। इसीलिए रीडिंग बहुत जरूरी है, उन्हें डिक्शनरी में खोजना जरूरी है और उन्हें पलट कर देखना जरूरी है। और इस तरह से जब आप धीरे धीरे ये काम करने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास एक जखीरा हो चुका है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है। आप अंदाजा करें, दिन में अगर 2 वर्ड या 4 वर्ड आप लेते हैं, तो अगर आपकी उम्र अगर 20 साल है और 15 साल से आपने शुरू किया, तो 5 साल में कितने वर्ड हो जाते हैं? और आपने नहीं किया तो कितने वर्ड आप तक आप खो चुके हैं? तो बस ये शुरू करने की जरूरत है। आप शुरू करें, देखें आपके अंदर बदलाव दिखने लगेगा और 2-4 सालों में आपको मैजिक भी दिखने लगेगा, जिस मैजिक का आप इंतजार कर रहे थे। तो ये अबुल मुज़फ़्फ़र सर हैं, तमाम बातें इन्होंने बताई हैं। एक आखिरी सवाल सर जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने अंग्रेज़ी के बारे में बताइए कि किस तरह से शब्दों का ज़ख़ीरा आप तैयार कर सकते हैं। रोज़ अगर 2, 4, 5 शब्द इंसान अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई 10 भी याद कर सकता है। ठीक है, अंग्रेज़ी के शब्द आ गए। मैं जानता हूँ कि विमेन का मतलब औरत है। अब मुझे बोलना है, अब मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, शब्द तो मेरे पास है, बोलूँ कैसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। आपका सवाल बहुत सही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये सर मुझे बोलना है और शब्द उनके पास है ही नहीं। तो मैं पहले कहता हूँ कुछ बोलने के लिए पहले अंदर भरो। तो आपका सवाल बहुत सही जगह पर है कि चलो मेरे पास शब्द आ गए, अब मैं बोलना चाहता हूँ। तो बोलने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बोलने के लिए ये वर्ड तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बोलने के लिए आपको बेशर्म बनना पड़ेगा जी। बेशर्म इस मामले में कि किसी गलती को करने में आपको जरा झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि अभी जो आप अंग्रेजी में बोलने जा रहे हैं वो गलत निकल रहा है, हाँ, लेकिन आप बोलेंगे। और एक ऐसा दोस्त चुन लें जो आपकी इन गलतियों को बर्दाश्त करे और उसके सामने बेझिझक बोले। आपकी झिझक कहाँ शुरू होती है मालूम है? जहां पर आप ज्यादा कॉशियस होने लगते हैं, जहां डरते हैं। एक फियर साइकोसिस काम करता है कि नहीं, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, क्या सोचेंगे? अरे आप कुछ नहीं बोलोगे तो और कुछ सोचेंगे। जाओ कुछ बोल दो। अगर आपने किसी अच्छे आदमी के सामने कुछ कह दिया होगा और उसमें कुछ गलती हो गई, तो वो अकेले में सुधार भी कर देंगे आपकी। कम से कम आपको बोलने का करेज तो आ जाएगा। पहली बार जब आप बोलते हैं तो ये करेज देता है, दूसरी बार और बोलते जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं और इसी कॉन्फिडेंस से बोली जाती है अंग्रेजी। अच्छा एक बात बताइए, बंदूक किस चीज से चलता है? बंदूक किस चीज से चलाई जाती है? आप कहेंगे ट्रिगर से। बंदूक किस चीज से चलेगी? ट्रिगर से। ट्रिगर से बंदूक नहीं चलती है, वो तो कॉन्फिडेंस से, हिम्मत से चलती है। बिल्कुल। तो अंग्रेजी भी उसी से बोली जाएगी, हिम्मत से बोली जाएगी। आपके अंदर जब गलत बोलने की हिम्मत आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस आई कैन स्पीक, व्हाई नॉट। जब इस तरह से जब आप बोलने लगेंगे, देन यू विल सी दैट हाँ नाउ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। तब आपको मजा आने लगेगा कि हाँ ये अंग्रेजी होती है। अच्छा सर, मैंने पहले ही कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन मुझे लगता है अभी मेरा आखिरी सवाल है कि अगर बात करें अंग्रेजी की, जो लोग भी अभी शुरुआत करना चाहते हैं, खास करके अगर ग्रामर की बात की जाए, अभी वो पढ़ना चाहते हैं, कौन से
दो तीन मुख्य किताब आपको लगते हैं, बुक्स लगते हैं जो बच्चों को खास करके जो बेसिक्स पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें प्रेफर करना चाहिए? देखिए एक बात है, इसमें किसी एक ग्रामर की बुक का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ जी, पर। जी। मैं सिर्फ ये बताऊँगा, टॉपिक्स बता हाँ दीजिए, हाँ, मैं वही बता रहा बात हूँ। करें जी। बहुत मामूली किताबें मिलती हैं, हाई स्कूल ग्रामर, ग्रामर फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, इस तरह की। बेसिकली स्कूल्स में चलते हैं, हाँ हाँ, वो बस काफ़ी है। अरे वही काफ़ी है। स्कूल में जो ग्रामर पढ़ाई जाती है वही ग्रामर पूरी जिंदगी काम आता है, जी लेकिन उनको हम उस वक्त सही ढंग से पढ़ते नहीं, इसलिए बड़े होकर ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जी। स्कूल की कोई भी जो ग्रामर है वो सारे टॉपिक्स को कवर करती है, उसको जितना अच्छा वहाँ बताया जाता है और दूसरी किताबों में उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। मतलब ये है कि जब आगे की हायर स्टडीज़ की किताबें होती हैं वहाँ ये माना जाता है कि आप ये पढ़ के आए हैं, तो कुछ बातें यहाँ से छोड़ दी जाती हैं, तब आपको वहाँ नहीं समझ में आती है। किसी भी स्कूल ग्रामर की किताबों को लेकर आप खूब अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ें और उसे समझ समझ कर पढ़ें। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ किसी टीचर के पास जाएं, उनसे डिस्कस कर लें, उनसे पूछ लें, ग्रामर आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आप सबके लिए अबुल मुज़फ़्फ़र सर थे, इन्होंने तमाम बातें बताई हैं अंग्रेज़ी को किस तरह से जो है आप पढ़िए, कैसे शुरुआत कीजिए, तमाम बातें बता दी गई हैं। अगर आपको इसके बाद भी अगर लगता है कि कोई सवाल है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर को मैं इस वीडियो का लिंक भेज दूंगा, सर वहाँ पर जवाब दे देंगे या फिर मैं सर से जवाब दे करके आप तक पहुँचा दूंगा। सर बेसिकली अभी जो हैं वो पटना में हैं और पटना में जो है ये क्लास लेते हैं बीएससी कोचिंग। हाँ, बीएससी एकेडमी है और काफ़ी मशहूर एकेडमी है ये अंग्रेज़ी के लिए। और आपको बता दें कि न सिर्फ पटना में बल्कि मधुबनी में भी सर जो है 2 दिन अवेलेबल होते हैं और 2 दिन पटना छोड़ करके राजधानी छोड़ करके कहिए तो मिथिला के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ सके। और आप सोचिए कि एक शख्स बंगाल से निकलता है, पटना की सरजमीन पर आता है और पटना छोड़ करके वो अगर मिथिला की धरती मधुबनी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक कहा जा सकता है कि एक जिज्ञासा है कि नहीं मैक्सिमम बच्चों को जो है ये पढ़ा सके। मैं अपनी बात एक शेर से ख़त्म करना चाहूँगा। जैसा पहले मैंने कहा कि मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ और मेरा ये जर्नी चल रहा है जी। तो अहमद फराज का एक बहुत मशहूर शेर है जी। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई मंजिल, है ना जी। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई मेरी तरह जिंदगी भर सफ़र मेरा। तो मैं अभी तक सफ़र में हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी जिंदगी भर इस पढ़ाई के सफ़र में लगे रहेंगे और कामयाबी पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है। शुक्रिया।